रिमपैक यानी रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास के 29वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस द्विवार्षिक अभ्यास का आयोजन हवाई में किया जा रहा है। इसका नेतृत्व अमेरिकी नौसेना कर रही है। मल्टी डायमेंशनल अभ्यास के वर्तमान संस्करण में लगभग 29 देश हिस्सा ले रहे हैं और 1 अगस्त तक चलने वाले इस समुद्री अभ्यास का विषय है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इसका मकसद मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी क्षमता को बढ़ाना और ट्रस्ट का निर्माण करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI डैशबोर्ड जारी किया। यह इंडेक्स 174 देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी के स्तर का आकलन करेगा। प्रत्येक देश को 4 प्रमुख क्षेत्रों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और रेगुलेशन एंड एथिक्स के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। प्राप्त रेटिंग के आधार पर देशों को एडवांस्ड इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी और लो इनकम कंट्री में वर्गीकृत किया जाएगा। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका क्रमशः सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त देश हैं। वहीं भारत को इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी श्रेणी में रखा गया है और कुल 174 देशों में भारत का स्थान 72वां है। जापान 3 जुलाई से नए बैंक नोट जारी करना शुरू करेगा। इस नोट के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि यह विश्व का पहला नोट होगा जिसमें अत्याधुनिक होलोग्राफी तकनीक का उपयोग किया गया है। इस नोट में ऐतिहासिक हस्तियों के चित्र 3D में घूमते हुए दिखेंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन यहाँ हमारे लिए ज़रूरी होता है कि होलोग्राफी तकनीक को जानें। होलोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसी वस्तु की 3D इमेज बनाने के लिए होता है। इन 3D इमेजेस को होलोग्राम कहते हैं। इस तकनीक का आविष्कार डेनिस गैबर ने 1947 में किया था। होलोग्राम 3 अलग अलग प्रकार की तरंगों जैसे ऑब्जेक्ट वेव, रेफरेंस वेव, रिकंस्ट्रक्शन वेव और एक फोटोग्राफिक प्लेट का उपयोग करके बनाया जाता है। भारत में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आदिवासी नेताओं सिद्धू और कान्हू की याद में मनाते हैं। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासियों के बलिदान को याद किया। आपको बता दें कि संथाल विद्रोह, जिसे हूल के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रथा दोनों के खिलाफ शुरू किया गया विद्रोह था। विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था जिनके नाम थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इस विद्रोह को शुरू करने के पीछे कारण संथालों से जबरन वसूली, दमनकारी नीति, संपत्ति से बेदखल करना और गलत माप इत्यादि थे। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बैलून वॉर एक बार फिर से चर्चा में है। मई और जून के महीने में बैलून वॉर में वृद्धि देखी गई है। यह दोनों कोरियाई देशों के बीच नाजुक संबंधों और गंभीर संघर्ष की संभावना को उजागर करता है। यदि इसके इतिहास की बात करें तो बैलून वॉर 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध के दौरान शुरू हुआ और शीत युद्ध के दौरान जारी रहा। दोनों देश बैलून का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक संदेश फैलाने के लिए करते हैं। दरअसल कोरियाई प्रायद्वीप का विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हुआ था। इसके बाद सोवियत संघ ने उत्तर पर और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। यह विभाजन अस्थायी था, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण 2 अलग अलग सरकारें स्थापित हुई। कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी उत्तर कोरिया और पूंजीवादी रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया की सरकार। तब से लेकर अभी तक इन दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के अगले चरण को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस चरण के लिए 56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस संरक्षण योजना में आवास विकास, इन सीटू संरक्षण, संरक्षण प्रजनन केंद्र का निर्माण करना और कैप्टिव नस्ल के पक्षियों को छोड़ना शामिल है। अभी लगभग 140 GIB और 1000 से कम लेसर फ्लोरिकन जंगल में जीवित हैं। GIB को बचाने के लिए पहली बार 2013 में राष्ट्रीय बस्टर्ड रिकवरी प्लान लाया गया था। आगे जाकर 2016 में बस्टर्ड रिकवरी परियोजना शुरू की गई और 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राजस्थान वन विभाग और भारतीय वन्य जीव संस्थान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय नौसेना ने मानक TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलुइन से 2.01 गुना अधिक शक्तिशाली बॉम्ब विकसित किया है। दरअसल भारतीय नौसेना ने सेबेक्स 2 नामक एक नए विस्फोटक बॉम्ब को सफलतापूर्वक विकसित किया है और प्रमाणित किया है। सेबेक्स 2 का उद्देश्य तोप के गोले और वॉरहेड्स में बिना अतिरिक्त वजन डाले उनकी विनाशकारी शक्ति को बढ़ाना है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड यानी EEL द्वारा विकसित किया गया है। यह मेक इन इंडिया
पहल का हिस्सा है। भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली पारंपरिक विस्फोटक की TNT समतुल्यता लगभग 1.5 है, विशेष रूप से ब्रह्मोस वॉरहेड में। वहीं दुनिया भर में अधिकांश पारंपरिक वॉरहेड की TNT समतुल्यता 1.25 से 1.3 तक है। हरिकेन बेरिल संभावित रूप से विनाशकारी श्रेणी 5 के तूफान में तब्दील हो गया है। इस तूफान ने दक्षिण पूर्वी कैरेबियाई द्वीप समूह में भारी तबाही मचाई। इस तबाही का कारण हवा की गति थी, जो बढ़कर लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। आने वाले दिनों में इसकी गति में और बदलाव होने के आसार हैं। इसका निर्माण कैरेबियन और केप वर्डे द्वीप समूह के बीच अटलांटिक क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा अगले कुछ महीनों में ग्लोबल वार्मिंग और अन्य कारणों के चलते अटलांटिक महासागर में 20 या उससे अधिक तूफान आएंगे, जबकि एक औसत वर्ष में इनकी संख्या 14 तक है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी थाईलैंड के लिए रवाना हुई है। यह टुकड़ी भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री में भाग ले रही है। यह मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण है, जो 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड में आयोजित होगा। यह सामान्यतः प्रति वर्ष आयोजित होने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम है और 2006 से वैकल्पिक रूप से भारत और थाईलैंड में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देना है। इसी अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल की सराहना की। दरअसल डिजिटल इंडिया पहल ने सफलतापूर्वक अपने 9 साल पूरे किए हैं। इसे 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस पहल की परिकल्पना सभी नागरिकों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, जिससे एक अधिक समावेशी और कुशल समाज का निर्माण हो सके। डिजिटल इंडिया पहल को अन्य प्रमुख सरकारी योजनाओं के साथ समन्वित किया गया है, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इत्यादि। इसका मकसद ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना है और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल विभाजन को खत्म करना है, जैसे भारत नेट द्वारा ग्रामीण भारत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में अराकू कॉफी का जिक्र किया गया। इसके बाद अराकू कॉफी काफी चर्चा में रही। अराकू अरेबिका कॉफी की खेती आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इसका यह नाम पूर्वी घाट में स्थित अराकू घाटी के नाम पर रखा गया है। आदिवासी समुदायों द्वारा इसका उत्पादन जैविक पद्धति से किया जाता है। इस पद्धति के तहत जैविक खाद, हरी खाद और जैविक कीट प्रबंधन प्रथाएं अपनाई जाती हैं। यह अपने बेहतरीन स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है। इसे 2019 में GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक दिया गया था तथा गिरिजन सहकारी समिति ने अराकू कॉफी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास को नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जानते हैं। यह इस अभ्यास का 16वां संस्करण है, जो 3 से 16 जुलाई तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो मंगोलिया और भारत में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण 2023 में मंगोलिया में आयोजित किया गया था। जापान में HFMD संक्रमण यानी हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज पूरे देश में चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान द्वारा दी गई। HFMD एक वायरल संक्रमण है जो हाथों, पैरों और मुंह के अंदर छाले जैसे रैशेज का कारण बनता है। इसके लक्षणों में बुखार, भूख न लगना, अस्वस्थ महसूस करना, त्वचा पर रैशेज और गले में खराश शामिल हैं। इसके अलावा जीभ, मसूड़ों और गालों के अंदर छाले और अल्सर भी HFMD संक्रमण का संकेत हो सकता है। आमतौर पर बच्चों में ये बीमारी होने का जोखिम ज्यादा होता है। इसका प्रकोप गर्मियों में ज्यादा दिखाई देता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी को सबसे लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात घोषित किया है। फ्रेडी 36 दिनों या उससे अधिक तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति में रहा। इसने TC जॉन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 1994 के समय आया था। फरवरी 2023 में शुरू हुए इस चक्रवात ने मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी में तबाही मचाई और इस चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक 12,785 किलोमीटर से ज्यादा तक की यात्रा की। यह अपने मार्ग में लगभग $481 मिलियन की तबाही का कारण बना। हालांकि दूरी तय करने के मामले में फ्रेडी दूसरे स्थान पर रहा, जबकि TC जॉन 13,159 किलोमीटर ट्रैवल करके पहले स्थान पर है। 18वीं लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ के दौरान लगाए गए नारों ने एक नए विवाद को जन्म दिया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण नियमों में संशोधन किया है।
सदन के कामकाज से संबंधित विशिष्ट मामलों के प्रबंधन के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्देश के अंतर्गत निर्देश 1 में एक नया खंड जोड़ा गया है। इस खंड के अनुसार कोई सदस्य निर्धारित प्रारूप में ही शपथ लेगा, उसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं होगा। अब यदि हम सदस्यों के शपथ की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार प्रत्येक सदस्य स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इसके लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा तथा ली गई शपथ संविधान की अनुसूची 3 के अनुरूप होगी और इसकी भाषा अंग्रेजी या 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में से एक होगी। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस मिशन के तहत शुरू किए गए कुल प्रोजेक्ट का 90% पूरा कर लिया गया है और इसके लिए आवंटित बजट का 97% जारी किया जा चुका है। जारी किए गए अमाउंट का 93% उपयोग में लाया जा चुका है। स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करें तो इसे भारत सरकार ने 25 जून 2015 को शुरू किया था। इसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया। इसका मकसद इन शहरों में बुनियादी ढांचा प्रदान करना है जो सस्टेनेबल और समावेशी शहरों को बढ़ावा दे। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है तथा यह केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ एक साझेदारी की है। ये साझेदारी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका क्षेत्र में डिजिटल कारोबार को बढ़ावा देगी। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर क्यूआर कोड आधारित यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से भुगतान को सक्षम बनाया जाएगा। यह भारतीय पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों को बिना बाधा के और सुरक्षित लेन देन की सुविधा प्रदान करेगी। ये साझेदारी भारत और यूएई के बीच 4 महीने पहले हस्ताक्षरित एक समझौते के बाद हुई, जिसके तहत यूपीआई को यूएई के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ा गया था। यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा का हिस्सा था। वैश्विक स्तर पर कुछ देश जो यूपीआई भुगतान को समर्थन करते हैं उनमें श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान और नेपाल के नाम शामिल हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते भारतीय शहरों की स्थिति खराब होती जा रही है। दरअसल लांसेट जर्नल में वायु प्रदूषण पर किए गए एक अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार 10 भारतीय शहरों में 7% मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी शामिल हैं। इन 10 शहरों में PM 2.5 की सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक थी। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कारण हर साल औसतन 33,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। वहीं दिल्ली में हर साल लगभग 12,000 मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं, जो देश के किसी भी शहर के लिए सबसे अधिक है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा सकता है। विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में 21 देश शामिल हैं, जिनमें भारत का नाम भी आता है। इसकी स्थापना 1972 में यूनेस्को के 17वें सत्र में की गई थी। यह समिति विश्व धरोहर सम्मेलन के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह विश्व धरोहर कोष से वित्तीय सहायता आवंटित करती है और किसी स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने या न करने पर अंतिम निर्णय लेती है। समिति का 45वां सत्र सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। झारखंड में एक बार फिर राजनीतिक समीकरण बदले हैं। चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। दरअसल झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद हेमंत सोरेन को जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें 5 महीने पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला प्रजाति सुर्खियों में आई है। आपको बता दें, वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला को IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में लिस्ट किया गया है। और खबर यह है कि हाल ही में अमेरिका के ओहियो राज्य के कोलंबस चिड़ियाघर में इसी प्रजाति के गोरिल्ले का जन्म हुआ है। इनके नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो ये गोरिल्ला मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिम में स्थित कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इक्वेटोरियल गिनी के साथ साथ गैबन और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी घटती आबादी के कारणों की बात करें तो आवास की हानि, वनों की कटाई, अवैध शिकार और बीमारी के कारण पिछले 20 से 25 सालों में इस प्रजाति के गोरिल्लों की संख्या में 60% से अधिक की गिरावट आई है। आपको बता दें कि मध्य पश्चिम अफ्रीका न केवल गोरिल्लों का घर है, बल्कि घातक इबोला वायरस का भी घर है।
WWF की माने तो इबोला वायरस संभवतः वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला के अधिकांश नेचुरल हैबिटेट क्षेत्र में फैल चुका है, जो कि इस प्रजाति के विनाश का एक प्रमुख कारण भी माना जा रहा है। आईफिल टावर में यूपीआई की सफल शुरुआत के बाद अब यूपीआई ने पेरिस के सेंट्रल एरिया तक अपनी पहुंच बना ली है। हाल ही में यूपीआई पेमेंट सर्विस को पेरिस के ऐतिहासिक गैलरीज लाफायट में शुरू किया गया। आपको बता दें, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी NIPL ने फ्रांस की पेमेंट इंडस्ट्री की लीडर कंपनी लायरा के साथ मिलकर फ्रांस में यूपीआई पेमेंट सर्विस की शुरुआत की थी। फ्रांस में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के पीछे का रीजन भारी संख्या में भारतीय टूरिस्ट का फ्रांस को विजिट करना है। इसके साथ ही 26 जुलाई 2024 से पेरिस ओलंपिक भी शुरू होने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय यात्रियों के जाने की उम्मीदें हैं। इस सर्विस के एस्टैब्लिश होने से इंडियंस को फ्रांस में हैसल फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें, यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा विकसित किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में सिंगापुर में यूपीआई को लॉन्च किया गया था, जो कि यूपीआई की पहली अंतर्राष्ट्रीय लॉन्चिंग थी। हवा और सूरज की रोशनी से बना कैंड वाटर जल्दी ही अमेरिका में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। दरअसल अमेरिका की सोर्स नाम की कंपनी ने स्काई वाटर नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसका मकसद बोतल बंद पानी की कंपनियों से कंपटीशन के अलावा सोलर पावर्ड हाइड्रो पैनल्स को प्रमोट करना है। हाइड्रो पैनल्स सोलर पैनल के जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि हाइड्रो पैनल्स पानी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। हाइड्रो पैनल्स भी सनलाइट से ही पावर लेते हैं और वातावरण में मौजूद जलवाष्प को इस पैनल के हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल सोख लेते हैं और साफ पानी प्रोड्यूस करते हैं। कंपनी दावा करती है कि एरिजोना जैसे शुष्क इलाके में भी प्रत्येक हाइड्रो पैनल 3 लीटर प्रतिदिन की दर से प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस कर सकता है। फिलहाल कंपनी रिटेल कारोबार नहीं करती। यह कंपनी गवर्नमेंट्स और डेवलपमेंट बैंक्स को हाइड्रो पैनल्स प्रोवाइड करवाती है, ताकि रिमोट या पानी की भारी कमी वाले इलाकों में पीने योग्य पानी पहुंचाया जा सके। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,26,887 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रोडक्शन वैल्यू की तुलना में 16.8% ज्यादा है। ये वृद्धि रक्षा उत्पादन में भारत की अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि बताई जा रही है। आपको बता दें, टेलीमेटिक्स विकास केंद्र, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जैसी कई सरकारी और अन्य निजी कंपनियां भारत के रक्षा उत्पादन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। वहीं रक्षा उत्पादन में इस वृद्धि के लिए मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का भी योगदान है, जिनके तहत रक्षा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI के लिए ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाकर 74% किया था। आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्रालय की ईयर एंड समीक्षा 2023 में बताया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कुल निर्यात की वैल्यू 16,000 करोड़ रुपए थी। यह वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से 10 गुना ज्यादा थी और लगभग 85 देशों को रक्षा प्रोडक्ट्स निर्यात किए गए थे। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि आज भारत रूस का पहला विदेशी कस्टमर बन गया है, जिसने कलाश्निकोव और असॉल्ट राइफल्स की 200वीं सीरीज को प्रोड्यूस किया है। हाल ही में भारत और रूस के एक ज्वाइंट वेंचर ने 35,000 कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन कर भारतीय रक्षा मंत्रालय को डिलीवर किया है। इस ज्वाइंट वेंचर का नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL। इस ज्वाइंट वेंचर को 2019 में सेटअप किया गया था। इसमें भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB और रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और कलाश्निकोव कंसर्न शामिल है। आपको बता दें, असॉल्ट राइफलों के प्रोडक्शन के लिए भारत और रूस के बीच दिसंबर 2021 में 5,124 करोड़ रुपए की डील हुई थी। डील के तहत रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में 6.1 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का प्रोडक्शन होना तय हुआ था। इसके अलावा डील के तहत राइफल्स के प्रोडक्शन में 100% स्वदेशी कलपुर्जे लगने हैं और राइफल्स का प्रोडक्शन 128 महीनों के अंदर पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरवा में स्थित राइफल फैक्ट्री में इन राइफल्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है।